साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SRG अकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो और मैंने बताया भी था कि संविधान की जो भी क्लासेस चलने वाली हैं A to Z और एक एक क्वेश्चन आपको आपके नोट से मिलने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट से बनाएंगे और आने वाले एग्जामों में आप देखेंगे कि हाँ, बाकायदा एक एक क्वेश्चन आपका मिला है, जिसमें मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाने के बाद भागों का वर्णन करने के बाद मैंने संविधान के पहले भाग का वर्णन किया था। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 है, संघ और उसके क्षेत्र। बेटा एक बात याद रखना, संघ और क्षेत्र, क्षेत्र एक ज्यादा बड़ा अपने आप पे क्षेत्र समेटे हुए है। अब अगर हम बात करें, आज हम देखेंगे, चूंकि मैंने कल आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 1 में क्या है, कि देश का नाम था, और अनुच्छेद 1 में राज्य को जो है कितने प्रकार से बांटा गया है, तो केंद्र शासित राज्य हो गया, पूर्ण राज्य हो गया, इस प्रकार से इसे बांटा गया है। इसके अलावा फिर मैंने अनुच्छेद 2 में बताया नए राज्यों का संघ में प्रवेश, अनुच्छेद 3 में सीमा नाम आदि में परिवर्तन, अनुच्छेद 4 इसमें जो है संशोधन का बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन। अब हम बात करेंगे सीधा राज्यों का उद्भव, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। बेटा देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नए राज्यों का उद्भव। बेटा ये नए राज्य क्या है? तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी अंग्रेजों के अधीन था, तो उसमें हमारे देश में दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। यानी 1947 से पहले, अगर हम बात करें 1947 से पहले राज्य कितने प्रकार के थे? तो आप कहोगे सर जी राज्य थे दो प्रकार के। आप ऐसे समझिए, राज्य के प्रकार की अगर हम बात करें तो राज्य कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे? तो देखिए, एक वो राज्य था जिसपे सीधा सीधा ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश सत्ता के अधीन, ब्रिटिश सत्ता के अधीन, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी राज्य इस प्रकार का है जिसपे सीधा सीधा ब्रिटिश अपना कानून चला रही थी, बात खत्म है। और दूसरा वो राज्य था जहां पर रियासतें कह सकते थे। अब ये रियासतें कैसी थी? इन रियासतों में कानून तो यानी शासन किसका होता था? राजाओं का। लेकिन ये जो राजा थे ये अंग्रेजों के अधीन थे। बात समझे? ये राजा अंग्रेजों के अधीन थे। अगर हम इसको एग्जाम्पल से अगर समझाने का प्रयास करें तो जैसे आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा किसका सरकार है? तो आप कहोगे सर जी उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। तो इसमें डायरेक्ट अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अगर हमारे वर्तमान में यूपी सरकार है तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, सीधा इस प्रकार के जो राज्य थे वो अंग्रेजों के अधीन राज्य थे। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेज अपना कब्जा किए हुए थे और डायरेक्ट अंग्रेज ही अपनी सरकार चलाते थे। लेकिन जो बी, जिसमें अगर हम रियासतों की बात करें तो इन रियासतों में क्या था? तो रियासतों में जो रियासत के जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो अपनी सरकार चलाते थे। लेकिन ये जो राजा थे ना, ये राजा किसके अधीन होकर चलाते थे? अंग्रेजों के अधीन। तो यानी कुल मिलाकर 1947 यानी आजादी से पहले हमारे यहां पर राज्य कितने प्रकार के थे? तो दो प्रकार के। एक हो गया ब्रिटिश के अधीन और दूसरा हो गया रियासतें। अब जरा देखिए इसमें, तो यानी ब्रिटिश के अधीन और रियासतें। अब इसमें क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो कंप्लीट राज्य थे वो तो हमारे हो गए, अंग्रेज छोड़ के चले गए। अब समस्या ये आई कि जो रियासतें थी, क्या चीज? रियासतें। अब अगर हम रियासतों की बात करें तो टोटल रियासतें थी 552। यानी आजादी के बाद भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। अब बच्चे 552 रियासतों में अब हमारे जो आपको पता राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कहा जाता है जिनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको इस बात की जिम्मेदारी मिली थी, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, कि सभी रियासतों का एकीकरण कैसे होगा। आप कहोगे कि कैसे हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोटल 549, कितनी? 549
549 रियासतों का एकीकरण करवा लिया। 549 रियासतों का एकीकरण करा लिया। अच्छा, आप ये कहोगे कि ये रियासतों का एकीकरण हुआ कैसे? तो देखिएगा कि जो रियासतें थीं आजादी के बाद, जो भारत के जो मूल राज्य थे जिन पे अंग्रेजों का सीधा कब्जा था, उनको तो आजाद हो गए, करा दिया गया। रियासतों के सामने एक विकल्प खोल दिया, यानी रियासतों को एक विकल्प दे दिया। और विकल्प ये दिया, या तो वो इंडिया में सामने शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में जाना चाहे तो उधर चले जाएं, या इंडिपेंडेंस, यानी या तो स्वतंत्र देश घोषित कर लें। यानी रियासतों से यह कहा गया कि आजादी के बाद अगर आपकी मर्जी है तो इंडिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, या इंडिपेंडेंट हो जाइए। 552 में 549 रियासतें जो थीं वो स्वेच्छा से भारत में मिल गई थीं। और स्वेच्छा से भारत में मिली किसके दम पे थी? तो अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी कूटनीतिक शक्तियों की वजह से। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ रियासतें जिनके अंदर देश प्रेम था, देश हित था, वो तो मिल ही गई, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति से जो नहीं मिलना चाह रही थी उनसे ये कहा, आप अलग रहना चाहते हो? तो वो रियासतों के जो राजा थे उन्होंने कहा ठीक है, हम अलग रहेंगे। उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो, आप एक बार सिग्नेचर कर दीजिए और हमारे भारत में मिल जाइए। अब इसके बाद अगर भविष्य में अगर कभी आपको समस्या होगी तब आप अलग भी हो जाना, कोई बात नहीं है। अब चूंकि रियासतों के जो राजा थे उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि अंबेडकर साहब पहले ही संविधान के अनुच्छेद 1 इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट लिख चुके हैं। अगर एक बार आप शामिल हो गए तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप अलग हो जाएं। लेकिन अब धीरे धीरे इस प्रकार से कुछ अपने आप आए, कुछ अंबेडकर साहब की कूटनीतिक शक्तियों की वजह से 549 शामिल हो गए। अब 3 रियासतें बचती हैं। कौन? 3 रियासतें। अब बेटा ये 3 रियासतें कौन कौन सी हैं? तो जरा इनको भी देखिएगा। अब ये 3 रियासतें हैं। एक आती है हैदराबाद रियासत, एक आती है हैदराबाद रियासत, दूसरी होती है जूनागढ़ रियासत, और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब इसमें क्या था? अब इधर पाकिस्तान ने जब देखा कि यार मामला जो है 500, अच्छा पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्हें यह लग रहा था कि 552 में कम से कम आधी रियासत लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 552 में से 549 रियासतें भारत में मिल ही गई हैं, तो अब उन्होंने सोचा इन 3 बची हैं, इनमें से कम कुछ नहीं तो यही 3 रियासतें मुझे मिल जाएं। इसलिए उसने सबसे पहला प्रयास किया था किस पे? जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में, कि ये कुछ ना मिले तो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ही मिल जाए। अब इस चीज के लिए इंडिया और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विवाद शुरू होता है। अब विवाद क्या होता है? अब ये मामला जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पहुंचता है। अब इसके लिए कहा गया कि जनमत संग्रह करा लो, जिस रियासत की जनता जहां रहना चाहती है उस रियासत को वहीं मिला दिया जाए। नेहरू जी ने कहा ठीक है। इधर हमारे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा ठीक है भाई जनमत संग्रह करा लो। इससे पहले ही कि जनमत संग्रह होता तो इसके देखिए, अगर आप इसको पढ़ोगे हैदराबाद के लिए तो इसको बड़ा ही जबरदस्त और गहराई से आप पढ़ सकते हो। इस पे आप एक लेक्चर पूरा 2 घंटे का हो सकता है। तो आप ये समझिए कि इस पे पटेल साहब ने, चूंकि हैदराबाद के जो निजाम थे वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। अब मामला यह था कि हैदराबाद, अब पटेल साहब चाहते थे ऐसा होगा नहीं, तो पटेल साहब ने पहले हैदराबाद के निजाम को समझाया कि आप एक काम करिए, ये सब काम ना करिए, आप इंडिया में शामिल हो जाइए। लेकिन वो नहीं माने। तो हैदराबाद को एक ऑपरेशन आया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, जिसमें क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई द्वारा, यानी ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया। अब ये पुलिस कार्रवाई की अगर हम बात करें तो इसमें क्या गया कि आर्मी को भेज दिया गया हैदराबाद में।
अच्छा, आप ये जानते हो कि जहां आर्मी को भेज दिया जाएगा, जहां फौज को भेज दिया जाएगा, वहां पे आप समझ सकते हो कि अब नॉर्मल लोगों की दाल नहीं गलने वाली, लेकिन पुलिस की वर्दी पहना दी गई थी। अब आज समझिए, आज के समय में अगर आर्मी को पुलिस की वर्दी पहनाई जाए तो आज तो व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके जरिए खबर फैला दी जाएगी। लेकिन उस समय चूंकि ये सब नहीं थे, इतने इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे, तो भेजी गई थी आर्मी, लेकिन पुलिस की वर्दी पहना के। अब मार लाठी हालत खराब कर दी किसकी? हैदराबाद के लोगों ने कहा नहीं भाई भैया, हम भारत माता की जय नारा लगना शुरू। अब्बास और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा किसमें शामिल करा लिया? भारत में, ऑपरेशन पोलो। अब अगर हम बात करें जूनागढ़, अब चूंकि जूनागढ़ की ज्यादा जो जनता थी वो हिंदू थी, ज्यादा जनता कौन सी थी? हिंदू की। तो अब इसके लिए पटेल साहब ने ये अच्छे समझ गए कि अगर जूनागढ़ में अगर हम पुलिस कार्रवाई करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता ही हिंदू है और ये तय है कि यहाँ की जनता जो है वो इस बात को मानेगी, जनमत संग्रह भारत के पक्ष में करेगी। तो इसलिए जूनागढ़ में जो है क्या करा लिया गया? जनमत संग्रह। यानी जूनागढ़ की जो रियासत थी इसे जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, यानी यहां पर यह कहा गया कि चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, जूनागढ़ में वोट डलवा लो। कि कहां तो अब जब जूनागढ़ में वोट डलवाएंगे तो बाकी जनता ने किसके पक्ष में मतदान कर दिया? तो आप कहोगे हिंदुस्तान के। तो इस प्रकार हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत भारत में शामिल कर लिया गया। अब बातें आती है जम्मू कश्मीर के। भैया बड़ा विवादित टॉपिक है, इसको कायदे में आपको पढ़ना होगा। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को, देखिए उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा यानी राजा हुआ करते थे हरी सिंह, और इधर जो अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जो इस समय चल रहे हैं, इनके बाबा थे। इन दोनों लोगों ने एक प्लान ये बनाया कि एक काम करते हैं, हम ना भारत में चलते हैं ना पाकिस्तान में चलते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर को अलग रखते हैं और अलग देश बनाएंगे। एक राष्ट्रपति बनेगा, एक प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति वाली फीलिंग आएगी, अलग देश बनाएंगे। और इन्होंने कहा हम अलग देश रहेंगे। ठीक है भाई, रहिए। इधर पाकिस्तान ने देखा कि जूनागढ़ तो जा चुका है, हैदराबाद जा चुका है, बची है एक रियासत। पाकिस्तान में कुछ कबीलों ने आक्रमण कर दिया, किस पे? जम्मू कश्मीर पे। अब जब जम्मू कश्मीर पे आक्रमण हो जाता है तो उस आक्रमण को इतना हो गया कि आपको पता, वर्तमान में जो पीओके हिस्सा है वो पूरा कब्जा कर लिया और वहां पे कत्लेआम मचा दिया। अब इस कत्लेआम को देखते हुए तो महाराजा जो हरी सिंह थे वो भाग के आए दिल्ली और नेहरू जी से कहा कि अब आप कुछ करिए, अपनी फौज भेजिए, वहां पे वो बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। और जब इस प्रकार की समस्या पैदा कर रहा है तो इसके लिए अब इधर पटेल साहब ये कहते हैं कि नहीं, आप अलग देश हो, आप अपना अलग निपटिए जाके। लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, हम फौज भेजेंगे। आपको पता है भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध 1947 में इसी बात को लेकर हुआ था। लेकिन अब आगे कहानी क्या हुई कि जब पटेल साहब ने कहा देखिए बाकी तो ठीक है, हम अपनी फौज भेज देंगे, हम गृह मंत्री हैं भारत के, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको विलय पत्र पे सिग्नेचर करने होंगे। तो जम्मू कश्मीर पे महाराजा हरी सिंह ने और शेख अब्दुल्ला ने किस पे सिग्नेचर किए? विलय पत्र। किस पे? विलय पत्र पे तो सिग्नेचर किए और जम्मू कश्मीर किसका हो गया? भारत का हो गया। इसीलिए विलय पत्र पे साइन करवाए गए थे। और फिर भारत की सेना गई थी और जहां पर पाकिस्तान की सेना थी, कहते ठहर जाओ बेटा, अब हम आ गए हैं। कौन आया है? बाप आया है। ठीक है, यानी और पाकिस्तान की सेना को वहीं पे रुकवा दिया, अगर ठहर जाओ, और हिंदुस्तान की सेना पहुंच जाती है। वहीं पे जो बॉर्डर खिंच जाता है उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए आगे की इसकी भी एक बड़ी कहानी है कि आगे जो है, अब चूंकि पाकिस्तान ने देखा क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम इलाका था उसमें एक धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया, यानी वहां के युवाओं को यह कहा कि आप पाकिस्तान मिल जाइए, आप यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर तो देश का बंटवारा हुआ ही था। अब इस चीज को लेकर नेहरू जी ने देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तो पटेल साहब ने देखा, नेहरू जी ने देखा, तो फिर नेहरू जी की नीतियों के तहत नेहरू जी गए रातों रात पाके जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जाने के बाद वहां के युवाओं से पूछा कि आप लोग चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा हम अलग देश चाहते हैं, ना पाकिस्तान में जाना चाहते ना हिंदुस्तान में जाना चाहते। अलग चाहते हो? बोले हाँ। करे अलग मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? करे देखिए हम आपको अनुच्छेद, संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 है, आपको ये दे रहे हैं। बोले फिर क्या होगा? बोले इसमें क्या होगा कि आप अलग देश की तरह रहोगे। पूरे देश में चुनाव 5 साल का होगा, आपके यहाँ मुख्यमंत्री 6 साल का होगा। पूरे देश में
इनकम टैक्स सॉरी इनकम टैक्स बोल रहे, आईपीसी की धाराएं लगेंगी, आपके यहाँ आरपीसी की धाराएं लगेंगी। पूरे भारत में तिरंगा लगाना जरूरी होगा, आपके यहाँ नहीं होगा। अभी आप देखते भी थे 370 के पहले। इसके अलावा आप पूरे भारत में कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हो, सभी भारतीय जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकेंगे। यानी आप भारत के होने के बावजूद अलग हो गए, ठीक है, और आपकी सुरक्षा के लिए मेरी फौज आएगी। यानी इतनी सारी, यानी आपको सिर्फ एक चीज कह दीजिए कि हम भारतीय हैं, बस आप भारतीय हो नहीं। अब उन्हें यह नहीं पता था कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने इसको साइड पे ले जाके लिख दिया अस्थाई, और उन्होंने लिख दिया किसी भी वक्त इसे राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की सिफारिश से हटाया भी जा सकता है। अब ये चीजें उस पर लिख दी गई थी। बस यही कारण हुआ कि अब चूंकि उस समय तो था, अब नेहरू जी इस बात को जानते थे, उस समय देश की जरूरत थी 370। बहुत से लोग ये कहने लगते हैं कि 370 नेहरू जी ने क्यों लगाई, उसमें कि राजनीति लगाई नहीं थी, उसमें जरूरत थी क्योंकि जम्मू कश्मीर को मिलाना था। लेकिन हाँ, आगे उसे हटा देना चाहिए था, ये भी तय था। लेकिन अब वो राजनीति का हिस्सा बन गई थी, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनने लगा था। तो अब उस मुद्दे को हटाने के हटाते 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 समय बीत गया, और हमारे माननीय सम्मानीय जो मोदी जी हैं, उन्होंने 2019 को इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, और 31 अक्टूबर 2019 से इसे लागू भी कर दिया। बेटा एक बात आपको बताएं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं है। 370 जो समाप्त हुई है, इससे अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है। हालांकि इसके ऊपर फिर अलग से टॉपिक बताएंगे, जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाएंगे तब इसको पूरा मतलब A to Z बता देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि राज्यों का उद्भव, रियासतें, आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो राज्य कितने प्रकार के थे? दो, जो सीधे एक ब्रिटिश प्रांत के अधीन और एक आते रियासतें। रियासतें टोटल कितनी थी? रियासतें थी 552। उनमें से कितनी रियासतों को विकल्प कितने दिए गए? 3। चाहे तो इंडिया मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे आपको इंडिपेंडेंट, यानी इसका मतलब है स्वतंत्र, यानी अलग देश रहे। अब इसमें क्या हुआ कि 552 में पटेल साहब के सहयोग से यानी कितनी 549 रियासतें भारत में मिल गई थी। इसीलिए आपको पता है एकीकरण किया था, इसीलिए इनको जो इनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जरा देखिएगा, अब 3 रियासतें कौन कौन सी बची थी? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। इसके अलावा कैसे? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को तो आपको पता है यहाँ जनता हिंदू थी, तो जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा मिला लिया गया। इतनी बात आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझोगे। अब जरा देखिएगा, अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसमें देखिएगा कि 1950 में, कब? वर्ष 1950 में जो राज्य थे वो कितने प्रकार के थे? वर्ष 1950 में राज्य के कितने प्रकार के थे? तो आप कहोगे राज्य थे सर जी 4 प्रकार के। राज्य कितने प्रकार के थे? तो आप कहोगे इसमें कोई टेंशन है, बिना हिचक के बोलोगे कि राज्य कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार। इनको किस में बांटा गया? तो समूह का, खा, गा, घा। देखिए, का, खा, गा, घा। अब ये 4 प्रकार के राज्य हैं। अब इसमें का में कौन सा था जिसपे सीधा सीधा किसका हुकूमत चलती थी? ब्रिटिशों की। यानी सीधा इस पे अगर हम बात करें तो सीधा किसकी हुकूमत चलती थी? ब्रिटिशों की हुकूमत चला करती थी, जिसमें किसमें? भाग का में, ठीक है। अच्छा, भाग खा में कौन था? तो आप कहोगे भाग खा में, जिसमें आपको पता होना चाहिए ये 9 राज्य ऐसे थे जिसमें विधान मंडल हुआ करता था। विधान मंडल, बेटा विधान मंडल का मतलब है जहां चुनाव, मतलब जैसे देखिए कि यानी जो ये वाले राज्य थे इसमें सीधा सीधा ब्रिटिश शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों का शासन चलता था, या चुनाव बुनाव नहीं होता था। खामे का मतलब विधानमंडल था, और गा का मतलब हो गया, ये रियासतें कह सकते हो या वर्तमान के जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी बात आप समझ सकते हो। तो भाग गा में क्या था कि भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। इसमें क्या था? भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। भारत के मुख्य आयुक्त का शासन।
और घा में क्या था? आपको पता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, या हम कहें अंडमान निकोबार द्वीप जो वगैरह जो है, अंडमान, इसमें केवल एक ही राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो आप कहोगे जी। तो क्या अगर आपसे ये पूछे कि 1950 यानी 1950 वर्ष 1950 में भारत में जो राज्य थे वो कितने प्रकार के थे? तो आप कहोगे सर जी 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? तो आप कहोगे एक वो थे जिसमें सीधा ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों का शासन चलता था। दूसरा कौन सा था? जिसमें विधानमंडल यानी विधानसभा होती थी, जैसे आपकी वर्तमान में राज्यों में है। और तीसरा यानी जहाँ ब्रिटिशों के मुख्य आयुक्त यानी जो मुख्य आयुक्त थे उसमें बैठते थे। और अंडमान निकोबार। जरा अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए मामला क्या हुआ, आजादी मिल गई, राज्य के प्रकार हो गए, सारी रियासतें मिल गई, सब कुछ अब क्लियर है। 552 549 और तीनों मिल गए, सब कुछ एकदम से डाटा एग्जैक्ट है। अब ठीक है। अब देखिए नई मांग क्या आती है। नई मांग जो भारत में उठती है, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। तो बड़ी समस्या ये आ गई कि भारत में 1947 यानी आजादी के 1 साल बाद ही भारत में एक नई मांग उठने लगी, यानी नई समस्या ने जन्म लिया। और उसने ये कहा कि भारत को, यानी जैसे मान लीजिए अलग अलग राज्य मांग करने लगे कि मेरी जो भाषा है उस आधार पर राज्य का गठन कर दो। अब जैसे अगर हम बात करें, हम जो कटकैया जैसे मान लीजिए गुरसाईगंज या कन्नौज जो जिस भाषा में रहता है, कि हमारे जैसी भाषा हम बोलते वैसी ही भाषा बोलने वाले एक अलग हो जाए। इस चीज के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर अलग राज्यों को बना देंगे तो कैसे काम चलेगा, यानी एक देश में अनेक देश हो जाएंगे। कभी लड़ेंगे, वो कहेंगे तुम तब तमिलनाडु के हो, तुम कहोगे मलयालम बोलते हो, तुम कहोगे कन्नड़ बोलते हो, कोई कहेगा हिंदी बोलता है। तो ऐसे तो अब बिल्कुल सही बात लग रही थी। तो इस चीज के लिए क्या हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण में थे, उन्होंने समितियां बना दी। क्या बना दी? समितियां। अब जो समितियां थी उसमें पहली जो समिति बनी वो बना धर आयोग। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? धर आयोग। सबसे पहले क्या बनता है? धर आयोग। देखिए ये समिति बनती है, आयोग बनते हैं, ये जो व्यक्ति उसका चेयरमैन बनता है उसी के नाम से हो जाता है। धर आयोग चूंकि जो बना था, इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अगर हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यस के धर। यस के धर। अब यस के धर इसके चेयरमैन थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया धर आयोग। ये बना कब था? तो आपको पता होना चाहिए, जून 1948 में। जून 1948 में इसका बनता है। ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है? रिपोर्ट, देखिए भाई पेन पेपर लिए रहे ना। रिपोर्ट इसने सौंपी दिसंबर 1948 में। और रिपोर्ट में क्या लिखा कि जो राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ना होकर, भाषा आधार पर ना होकर किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। प्रशासनिक सुविधा अनुसार, यानी ये कहा कि भाषा के आधार पर भैया राज्यों का निर्माण ना करो, क्योंकि अगर आप भाषा के आधार पर करोगे तो कहीं ना कहीं देश में विरोध पैदा होगा। तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण ना करा के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसका राज्यों का निर्माण हो।
इन्होंने 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब जब ये रिपोर्ट सौंप दी तो इसके लिए देश में भारी विरोध हुआ। अब इस विरोध हुआ तो इसके लिए जब विरोध के कारण इस रिपोर्ट को यानी जो डिमांड कर रहे थे वो इस बात को नहीं माने, और जब नहीं माने तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा ठीक है भैया, अगर तुम नहीं ऐसा मान रहे हो तो हम दूसरी समिति का निर्माण करे दे रहे। और जो दूसरी समिति बनी उसका नाम था JBP समिति। JBP, जे का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू, यानी स्वयं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बी का मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब हुआ पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। देखिए पट्टाभी सीतारमैया। अब क्या हुआ, ये उस समय के देश के सबसे शीर्ष लीडर हुआ करते थे, यानी सबसे बड़ी राजनीति में, यानी देश के सबसे ऊंचे नेता उस समय इसमें शामिल हो गए। और उन्होंने भी इस चीज को जांच करी, यानी देश में कोने कोने में घूम घूम कर इस चीज का रिसर्च शुरू किया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। JBP समिति जो बनी है, इसका अगर हम बात करें ये कब बनी, तो आपको पता होना चाहिए जब धर आयोग ने इस बात को मंजूर किया कि जो राज्यों का जो निर्माण है वो किसके आधार पर होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर। राज्यों का निर्माण किसके आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर। अब जब दिसंबर 1955 55 नहीं भाई, दिसंबर 1948 इसके धर 1948 ठीक है, हाँ, दिसंबर 1948 में इनका कौन सा बनती है, JBP समिति। यानी 3 लोग इकट्ठे हुए, इसमें कोई चेयरमैन नहीं था, क्योंकि उस समय की शीर्ष लीडरशिप ही यही थी, और तीनों लोग इसमें शामिल होते हैं। और उन्होंने कहा कि दिसंबर 1948 में, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कब सौंपी है, आप कहोगे अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने, JBP समिति ने, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट में भैया वही बात कही जो धर आयोग ने कही थी, यानी धर आयोग, किसकी, धर आयोग की सिफारिश को दोहराया। सीधी सी बात है, धर आयोग की सिफारिश को दोहराया। अब बस यही जो था। अब देश में क्या हुआ, उस समय चूंकि साउथ में मामला चल रहा था, अब उन्होंने देखा कि ये 3 शीर्ष लीडर जो हैं उन्होंने भी इसी बात को दोहरा लिया है। इसका मतलब है कि अब हमारी मांग मंजूर होने वाली नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 1949 में, अच्छा, इन लोगों का कहना यह था कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण ना करवाएं, ये डिमांड आप अपनी छोड़ दीजिए, क्योंकि एक देश में अगर अलग अलग, चूंकि मामला ये था, ये लोग ये चाहते थे, हमारी संविधान सभा ये चाहती थी कि एक राज्य में कई प्रकार की भाषा बोलने वाले जब लोग होंगे तो वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, कभी भी लड़ेंगे नहीं और एकता बनी रहेगी। इसलिए लगातार कैंसिल करते चले जा रहे थे। ठीक है भाई, अब इसके लिए मामला जब आगे और बढ़ा तो 1953 में, तो आप लोग कहोगे कब, 1953 में, आगे देखते हैं, यानी वर्ष 1953, वर्ष 1953 में एक व्यक्ति थे, पोटी श्री रमलू, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्री रामलू। ये बैठ गए भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन, बात खत्म। और ये ऐसे भूख हड़ताल पे बैठे, ऐसे भूख हड़ताल बैठे कि ये स्वर्ग से धार हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, पोटी श्री रामलू की। कब, वर्ष
1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पोटी श्री रमल्लू की 56 दिनों की, कितने दिन, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि अगर कोई आंदोलनकारी भूख हड़ताल पे बैठ जाए और भूख हड़ताल पे उसकी मृत्यु हो जाए तो आप समझ सकते हो कि आंदोलन और भड़केगा। ये आंदोलन और भड़क गया। किसकी मृत्यु के बाद? तो रमल्लू साहब की मृत्यु के बाद। सरकार को लगा कि यार अब मामला थमने वाला नहीं है। तो चूंकि अब ये पोटी श्री रमल्लू साहब थे, ये कहाँ के थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे। तो इसलिए भारत को, यानी हमारी केंद्र सरकार ने पहले राज्य की गठन कर दिया। और कब किया है? तो आप लोगों को बता दें कि अक्टूबर 1953 में, यानी अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश भारत का, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। यानी तो एक क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर भारत बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आप तुरंत कहोगे सर जी आंध्र प्रदेश था। अब जब आंध्र प्रदेश बना, और ये भी पता है कि आंध्र प्रदेश क्यों बना? पोटी श्री रमल्लू की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई 1953 में, तो इसलिए सरकार को मजबूर होना पड़ गया और मजबूरन जो है आंध्र प्रदेश को उन्होंने भाषाई आधार पर अलग राज्य को बना दिया। अब अगर ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश को बनाया था किसको? आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश को किससे काटकर बनाया गया था? तो याद रखना, मद्रास के काटकर। किसको? मद्रास से अलग करके, मद्रास से अलग करके, यानी मद्रास से अलग करके किसको? आंध्र प्रदेश को भारत का पहला भाषा है। किस भाषा के आधार पर? तो यह भी याद रखना, आंध्र प्रदेश की भाषा थी तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। यानी आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास को एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको एक बात और बता दें, इसी में बता दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, आप लोग इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, मैं बता दूंगा। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से जून 2014, आंध्र प्रदेश से जून 2014 में 14 जिले काटकर तेलंगाना, कौन सा? तेलंगाना भारत का उस समय 29वां राज्य बना था। हालांकि 29वां, क्योंकि भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि अब हट गया है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य में हट गया, तो अब इस प्रकार से वो पूर्ण राज्य का दर्जा ही हट गया। इसलिए भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 हैं। लेकिन 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना ही बना था। किससे कटकर बना था? आंध्र प्रदेश से कटकर बना था। आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? तो अक्टूबर 1953 में। और ये किससे अलग होकर बना था? तो आप कहोगे मद्रास से अलग होकर बना था। तो भारत को भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश। अब एक और टॉपिक आता है, हाँ, अब इस पे देखिए जरा समझिए कि जब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है तो इसलिए पूरे देश में और मांगे बढ़ जाती हैं। भैया, जब एक भैया को कुछ मिल जाएगा तो दूसरा तो मांगेगा ना। तो और भी राज्य जब इस बात की डिमांड करने लगे तो इसके लिए एक आयोग आता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब चूंकि सरकार इस बात को नहीं चाहती थी, सरकार इस बात को नहीं चाहती थी कि मतलब आंध्र प्रदेश हो गया तो और भी राज्य भाषाई आधार पर बने,
तो इसके लिए जब डिमांड बढ़ती गई तो फजल अली आयोग, अब चूंकि इस आयोग के चेयरमैन कौन थे, फजल अली, और इनके दो और सदस्य थे, इसके दो अन्य सदस्य, इसके जो दो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो देखिए, तो के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुजरू। कौन कौन थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुजरू। के.एम. पडिक्कर और कौन थे, एच.एन. कुंजरू। फजल अली आयोग को इसका गठन कब होता है, तो आपको पता है इसमें 3 सदस्यीय गठन है, और इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, 1955 में, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 सौंपी है। देखिएगा इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, ये अपनी रिपोर्ट में ये बोलता है कि देखिए साहब, एक काम करिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, क्योंकि देश में बड़े स्तर पर इसकी डिमांड हो रही है, आंदोलन लोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। इसने अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना, फजल अली ने, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग स्वीकारा। किसने, फजल अली आयोग ने। और इसने ये कहा कि बाकी तो ठीक है, लेकिन एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। एक राज्य में एक भाषा ना हो, एक राज्य में एक से ज्यादा भाषा होनी चाहिए। ये बात किसने स्वीकारी, फजल अली आयोग ने, और अपनी रिपोर्ट सौंप दी कि एक राज्य। और दूसरी चीज, अभी मैंने आपको ये बताया कि भारत में उस समय कुल कितने राज्य थे, तो आप कहोगे सर जी 4 प्रकार के, यानी का, खा, गा, घा, इनको समाप्त कर दो, समाप्त करके केवल 2 प्रकार के राज्य हो, एक भारत के जो पूर्ण राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य। ये बात किसने स्वीकारी थी, फजल अली आयोग ने। अब जरा समझिए, तो इसने एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत को कैंसिल कर दिया, यानी एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं होनी चाहिए, एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं होनी चाहिए। यह बात किसने कही, फजल अली ने। जब एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं हो जाएंगी तो लोग ज्यादा लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, और जो का, खा, गा, गा थे उसको समाप्त कर केवल 2 प्रकार के हों, राज्य और केंद्र शासित राज्य। देखिए इसको हम कल और पढ़ाएंगे, इसके थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसको डायरेक्ट इसको बता देते हैं, राज्य और केंद्र शासित राज्य। इसमें इन्होंने क्या किया कि जब इसकी मांग जो है भारत सरकार ने स्वीकार ली, स्वीकार करने के बाद इसमें इन्होंने 7वां संविधान संशोधन 1956 किया, क्योंकि अगर डिक्टो पूरी मांग इनकी ही अगर संविधान में लिख रहे थे तो देश में यह विरोध हो रहा था कि ये भैया कौन होते हैं हमारे देश को दिशा दिखाने वाले, क्योंकि भाई इनकी मांग है ना, इनके आधार पर कैसे होगा। तो संविधान सभा ने कहा कि इनकी मांग पे नहीं होगा संसद में, और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन आता है विशेष बहुमत से, और उसको संशोधित करके उस समय भारत में 16 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों में इसको डिवाइड किया गया। बेटा आप आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और कल फजल अली आयोग से ही शुरू करें, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें बचे हैं, और आज के लिए यहीं पे थैंक यू।